नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर है, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस चैनल इज फॉर द एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पसेज ओनली। इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ व्हाट्सएवर। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। काइंडली डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। द व्यू शेयर्ड इन दिस वीडियो फॉर द एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। दिस इज नॉट अ एनी रिकमेंडेशन। ठीक है, ये हमेशा आप लोगों के समक्ष रहा है। दूसरी बात मैं करूँगा कि आज क्या स्थिति रही, तो ये तो आपको दिखा दूँ मैं कि जो सिचुएशन, यस हाँ, ये है कि अनरियलाइज और रियलाइज गेन वगैरह जो ये मिला के हैं, तो ये आप लगभग 9+ का आप 6 7 8, हाँ, 9+ का मतलब बचा हुआ है रिटर्न। आज भी थोड़ी सी गिरावट है पोर्टफोलियो में। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। मैक्सिमम 70% पोर्टफोलियो का साइज़ जो है स्मॉल कैप में है, सेमी लॉट्स में है, तो उसके हिसाब से करेक्शन बड़ा बनता है, बशर्ते आप इस बात पे ध्यान ज़्यादा दें कि कंपनी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जिन कंपनीज में गड़बड़ है डेफिनेटली उनमें अपना एक्शन ज़रूर सोचें। ठीक है, तो ये चीज़ रही। सेकेंडली, जो आज की बात करूँगा कि आज पोर्टफोलियो पे क्या किया। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि थोड़ा सा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है और इसमें जो भी छोटे मोटे टैक्सेस और चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश है, तो ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जो है कंपनीज भी कम करनी थी, तो मैं निकालने की ही उसमें रहा। और कम करके जैसे देख सकते हो कि आपकी 63 कंपनीज हो गई थी, और आज भी बेस्ट एग्रो एंड ये मिट्सू 2 शेयर्स निकाल दिए, यानी कि अब ये हो गए 61, एंड 61 में से एक और निकालने की कोशिश थी, वो नहीं निकल पाई। और 61 में भी बहुत सारे कंपनीज और शेयर्स ऐसे हैं पोर्टफोलियो में जहाँ पे किसी में एक ही शेयर है, या किसी में जस्ट बिल्कुल नाम के लिए हैं, छोटे से 1000 1500 2000 रुपये पड़े हुए हैं। पोर्टफोलियो साइज़ के हिसाब से वो कहीं मैटर नहीं करते। तो प्रैक्टिकली काफ़ी हद तक लगभग 90% पोर्टफोलियो जो है वो जो शेयर्स अभी एज ऑन डेट मतलब पोर्टफोलियो साइज़ के हिसाब से जितनी कंपनीज लगभग होनी चाहिए, वो पोर्टफोलियो में लगभग लगभग एडजस्ट हो चुकी हैं। तो अभी हाल फिलहाल किसी कंपनीज को ऐसा मतलब दो चार वो जिनमें बहुत कम इन्वेस्टिंग है, तो उनको तो मैं कभी भी निकाल दूंगा। तो प्रैक्टिकली आप ये मान के चल सकते हो कि हाँ भाई, पोर्टफोलियो काफ़ी हद तक अपने सही जगह पे नंबर ऑफ कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस्ड हो चुका है, लगभग लगभग। बाकी का जो कह सकते हैं कि इन्वेस्टिंग जो अपनी छोटी छोटी कंटिन्यू है मंथ बेसिस में, बिना मार्केट को टाइम किए हुए अपनी इन्वेस्टिंग थोड़ी थोड़ी डालते रहते हैं। तो वो आप देख ही रहे हो कि के सॉल्स के जैसे 2 शेयर्स मेरे ये आए, बाय हुए, और अगला जीटीटी 1 शेयर का फिर लग गया होगा। टीना रबर का देख सकते हो कि 1 शेयर ये बाय हुआ। देन जैगल के देख सकते हो कल भी मैंने होल्डिंग बढ़ाई थी, और ये शेयर्स को भी मिला के लगभग 1 लाख की होल्डिंग लगभग होगी हुई। आज 25 शेयर्स मैंने यहाँ पे और एड ऑन किए जैगल में। सॉरी, मैक पावर का 1 शेयर ये हुआ, और देन एक सिग्मा सॉल्व्स का ये शेयर ऐड ऑन हुआ। और ये सभी कंपनीज मेरे पास पहले, तो इन्हीं में एवरेजिंग है। तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, बशर्ते आपके किसी कंपनी में कोई फ्रॉड ना हुआ हो। तो ये चीज़ें रहीं, और बाकी जो टोटल जो बाइंग हुई आज की, तो आप देख सकते हो 10,800 करीब रही, और ये अमाउंट अब लेफ्ट ओवर है। डिपेंड ऑन द मार्केट सिचुएशन की अब कल स्टेप क्या कुछ लेने की बात रहती है। ठीक है, देन तो ये शेयर्स जो ले लिए, ये तो बात हो गई, चलो पोर्टफोलियो वाइज आपको दिखा दिया। सेकेंडली, जो मेन चीज़ है जो मैं आप लोगों को दिखाना या बताना चाह रहा हूँ कि सिचुएशन क्या है मार्केट में। जो आपने देखा होगा सिचुएशन ये है कि सेलिंग है, कंटिन्यू सेलिंग है, और फॉरेन इन्वेस्टर की वजह से सेलिंग है। स्पेशली जो मार्केट अपना जो भी हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और ग्लोबली डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। उनमें नहीं जाएंगे कि किसने कहाँ टैरिफ लगा रहे हैं, किसको कहाँ रिलैक्स कर रहे हैं, किसका क्या हो रहा है, इंडिया पर क्या इंपैक्ट बैठेगा। ज़बरदस्ती बहुत सारी चीज़ों को निकालने की बात है। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, ये फेज़ कंटिन्यू रहता है। अगर हम हिस्ट्री डाटा पे जाएँ, अगर मैं थोड़ा सा ये चार्ट आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो आप एक चीज़ देखिएगा। अभी मैंने थोड़े दिन पहले भी अपने एक वीडियो में चार्ट दिखाया था, तो यहाँ देखो जनवरी तक का उस समय आ रहा था, और फिर फरवरी का भी दिखाया था। तो यहाँ पे देख सकते हो 21.43 है, देन 20.69, ये पी वैल्यूएशन है फुल निफ्टी मार्केट की। तो एक एक आइडिया मिलता है कि मार्केट किस तरह की सेंटीमेंट्स में अभी ट्रैवल कर रहा है। और जैसे मैंने आपको, जैसे अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये 20 का पी दिख रहा है, अब यहाँ पे और नीचे आ गया। मार्च में देख सकते हो 19.96 का रिप्रेजेंट करने लगा, यानी कि 20 की ब्रैकेट को नीचे कर दिया।
और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी रेडनेस थी। तो ये तो नियम है कि दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, मार्केट अपने आप को उसी हिसाब से करेक्ट करे। अब एक चीज़ और मैं बोलूँ कि यहाँ पे जो 19 की वैल्यूएशन है, या जो मैं कहूँ पुराना यहाँ पे करीबन जो ये 19 की वैल्यूएशन है, तो 2016 में भी अगर मार्केट 19 की वैल्यूएशन पे था तो ये मार्केट का साइज अलग था। यानी कि निफ्टी की जो कंपनीज उस समय होंगी, उनका मार्केट कैप या क्या ये 19 के पी पे यहाँ पे भी दिखाई पड़ रही है और यहाँ पे भी दिखाई पड़ रही हैं। तो जो प्राइस जिन शेयर्स का इन लेवल्स पे था, क्या वही प्राइस आज इन लेवल्स पे है? बिल्कुल नहीं होगा। आप जो कंपनी अपनी कंसिस्टेंसी तरीके से आगे बढ़ रही है, जो इस जगह पे थी और जो जिसने फ्रॉड ना किया हो, जो मतलब लिस्टेड है और सही तरह से चल रही है, तो आप ये मान के चलिए भले ही 19 के पी पे ये वैल्यूएशन दिखाई पड़ रहा है कि प्राइस और समय के हिसाब से किस हिसाब से मार्केट का प्राइस है, ठीक है। तो वो चीज़ें समझो। तो ये आज 19 के पी पे भले ही मार्केट आ गया हो, ये इस वैल्यूएशन पे आ गया हो 2016 की वैल्यूएशन पे, वैल्यूएशन वाइज बात कर रहा हूँ, तो लेकिन आपको कंपनी का वो प्राइस नहीं मिलेगा जो प्राइस यहाँ पे था, ठीक है। इवन अभी और सस्ता भी हो जाएगा तब भी ये प्राइस आपको वापस नहीं मिलेगा। तो ये होता है लंबे समय में, अगर आप अच्छी कंपनी में हैं, चीज़ें आपको उस हिसाब से करता है, वक्त के हिसाब से चीज़ें मतलब रिलेट की जाती हैं कि भाई ठीक है, TCS आज इतना % करेक्ट हुआ, तो वो उसने अपना एक हाई बना लिया ना। कोई भी कंपनी में, रिलायंस की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो, तो एक उसने अपना हाई बना लिया, वहां से वो करेक्ट हो रहा है। तो वो मैं कह रहा हूँ मार्केट अगर और करेक्ट होता है, जैसे 18 के आता है, 17 की वैल्यूएशन पे आता है, और आपने देखा, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे दिखा दूँ तो ये देख सकते हो कि ये ग्रीन का जो एरिया था, ठीक है, तो फिर थोड़ा रेडनेस आया, फिर थोड़ा ग्रीन आया, तो फिर रेडनेस आया। तो आप ये यूनिवर्सल है, ये चलेगा ही चलेगा। अभी देख सकते हो इतनी डीप रेड करेक्शन, जो मार्केट एकदम से लाल हो गया था, महंगा हो गया था, तो वो करेक्शन आना ही है। देख सकते हो कलर धीरे 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 रिड्यूस हो रहा है, और ये कभी एक टाइम करेक्शन भी ले सकता है। अब कहोगे कि मैं कहूँ कि अगर कोई प्राइस है आपका कोई कंपनी का, ठीक है, और अभी करेक्टेड है, ज़्यादातर शेयर्स करेक्टेड है, और वो कंपनी कहीं कोई गड़बड़ नहीं कर रही है, अपना एक काम कर रही है, छोटे मोटे प्रॉफिट्स अप एंड डाउन चलेंगे, लेकिन जब मान के चलो उसका प्राइस नहीं टूटा, मान के चलो 2000 रुपये है और उसका प्राइस 1900 से लेके 2100 के बीच में ही ट्रेवल करता रहा आने वाले 1 साल तक, बाई द चांस, और कंपनी ने कोई फ्रॉड नहीं किया, कंपनी अपना काम कर रही है, और सब चीज़ें सही चल रही हैं, तो वही प्राइस आने वाले 4 से मतलब 1 साल बाद भी, जो अभी ये ग्रीननेस हल्की सी दिखाई पड़ रही है, वो डार्क ग्रीन में दिखाई पड़ेगा, प्रैक्टिकली वही प्राइस सेम, यानी दैट विल बी काउंटेड एज अ टाइम करेक्शन। तो कहने का मतलब कि हमारे वो 2000 रुपये बने रहेंगे, लेकिन वो 2000 रुपये ने 1 साल तक में हमें कुछ पैसा बना के नहीं दिया। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? प्राइस वही है। अब हमारा इसमें क्या फायदा कि अगर कंपनी ठीक है, चीजें सही हैं, तो उसने आपको उतने महीने का टाइम दे दिया कि आप मुझे इसी प्राइजेस पे हर महीने खरीद सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना उन पे एवेलुएट करते हो, वर्कआउट करते हो, चीज़ों को समझते हो, जो क्या बॉटम बनाया तो मेरे पास कितना है, उस वो किस सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, मेरा पोर्टफोलियो में वो कहाँ पे मतलब कितनी एडजस्ट हो रही है, मैं उसमें कितना तक की इन्वेस्टिंग के लिए सोच सकता हूँ। तो इस तरह से आपको अपनी चीज़ों को एवरेज करना है, धीरे 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 करके। अभी जो फंडा है, जैसे मतलब आपने इन्वेस्टिंग का फंडा एक हम लोगों ने जो अपने लिए डिसाइड कर रखा था कि एक एक दो दो शेयर से हम लोग एवरेज आउट करते हैं। अब जो दूसरी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ कि जैसे अब पोर्टफोलियो क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ कंपनीज को एक लिमिटेड लेवल पे ला रहा हूँ। तो लिमिटेड लेवल पे ला रहा हूँ मतलब बहुत ज़्यादा कम तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ ठीक है, एक हैंडसम लेवल पे लाऊंगा जहाँ डाइवर्सिफिकेशन भी हो स्मॉल कैप में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी किसी एक पर्टिकुलर कंपनी पर नहीं रख सकते हैं। तो फिर हमें डाइवर्सिफाइड भी करना। मैं अपने पोर्टफोलियो के साइज़ के हिसाब से चीज़ें कर रहा हूँ कि किस हिसाब से मेरे SIP मोड में पैसा आता है और मैं कितना लगा पाता हूँ। तो उतनी कंपनी भी मेरे पोर्टफोलियो में बनी रहनी चाहिए कि जहाँ पे मेरा किसी एक कंपनी में बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंसी ना आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई ठीक है, उसमें थोड़ा 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 करके पैसा लगा रहा हूँ। इसमें अगर सफिशिएंट लग गया तो अगली कंपनी में जाऊँगा, वहाँ से करूँगा। और फिर अगर लगता है कि नहीं भाई ये कंपनी में मेरे को स्टेक बढ़ाना है, तो मैं काफ़ी डीप करेक्शन के हिसाब से मैं वेट करता हूँ, लगा देता हूँ। लेकिन पैसा में जगह अभी भी मुझे मेरे पोर्टफोलियो में करेक्शन फेजेस चल रहे हैं, तो मुझे मेरे पोर्टफोलियो में पैसा लगाने के लिए जगह ज़बरदस्ती नहीं बनानी पड़ती, कहीं ना कहीं मुझे मिल जाता है। ये चीज़ें रहती हैं।
तो आप ये देख रहे हो कि किस तरह से ये, और एक चीज़ और ध्यान देना कि जैसे ये आपने देखो डीप, यहाँ पे डीप रेड है, यानी कि मार्केट बहुत महंगा है, कंपनी के जो प्राइसेस मिल रहे थे आपको काफ़ी महंगे मिल रहे थे। और यहाँ देख सकते हो कि 2009 में यहाँ पे 8 के बाद 8 में जो करेक्शन हुआ, और उसके बाद देख सकते हो मार्केट जो करेक्ट हुआ तो आपको सस्ते मिल रहा है, 13 के पी पे जा रहा है। आपने देखा होगा 13 तक का मैक्सिमम करेक्शन भी लेवल देखा आपने काफ़ी, और 17 तो ये तो नॉर्मल है। और अब अगर कहोगे कि मैं कहूँ कि अगर आपका पोर्टफोलियो नीचे नहीं भी जाता है और पैसा नहीं बनाता है, तो ये वैल्यूएशन भी अगर लंबे समय तक यही सेम प्राइस बना रहेगा, तो ये जो हल्का सा आपको ग्रीन, हल्का सा ग्रीन जो दिख रहा है, दैट विल कन्वर्ट इन अ डार्क ग्रीन, यानी कि वही चीजें आपको और सस्ती दिखेंगी सेम प्राइस पे भी, क्योंकि वो टाइम करेक्शन माना जाता है, एंड दैट विल गिव यू अ गुड टाइम टू कलेक्ट द शेयर्स इन गुड कंपनीज। ठीक है, धीरे 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 करके मान के चलो आपके पास 5 शेयर थे और आपने 5 महीने भी अगर वो शेयर उन्हीं लेवल पे कंसोलिडेट किया, उसमें कहीं कोई इंटरनल गड़बड़ नहीं है, पैसा वो नहीं बना रहा है, लेकिन आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हो कि भैया मेरे को 5 सैलरी मिल गई एंड आई एम एबल टू एक्यूमुलेट द शेयर्स, चाहे वो जो भी हो। ठीक है, तो ये एक बात को आप शायद रिलेट कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे। तो मार्केट अपने करेक्शन फेजेस पे चल रहा है, क्यों करेक्शन फेजेस पे है उन पे डीप नहीं जाएंगे, लेकिन आप एक चीज़ को देखिएगा कि सेलिंग तो है मार्केट में, सेलिंग है फॉरेन इन्वेस्टर्स की। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग है, तो सर करें क्या? अब आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको एक डाटा और दिखाने की कोशिश है मेरी कि ये देख सकते हो, ये मार्च का है, ये फॉरेन इन्वेस्टर की सेलिंग डाटा है कि भाई दोनों का डिफरेंस जो है वो पर डे कितना कितना माल निकाल के अपना ले जा रहे हैं, एक तरह से सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान की तरह वो अपना पैसा निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा करके निकालते जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि कोई इतनी बड़ी पैनिक क्रिएशन नहीं है, वो अपना प्रॉफिट्स को बुक कर रहे हैं, चाहे वो प्रॉफिट्स के बुक की बात कर लो या ये कह लो कि ठीक है कि आपको सही, अगर एकदम से बहुत बड़ा माल बेचेंगे तो होगा क्या कि जो बायर्स हैं वो थोड़ा कॉशियस हो जाएंगे और दे विल टेक अ स्टेप बैक कि भाई लेट द थिंग्स शुड सेटल डाउन देन आई विल बाय। कि भाई वही मान के चलो कोई वीबीएल का प्राइस है जो 500 पे बिक रहा था, वो ड्यू टू डीप सेलिंग वो मुझे 400 पे मिल रहा, तो वो उम्मीद करेगा आदमी कि लेट इट गो टू द डीप डाउन, तो मैं वहां पे इसे बाय करने की कोशिश करूं और मैं बाय करूं, तो वो प्राइस पे आपको ना देना पड़े। दैट्स वाई दे आर ग्रेजुअली सेलिंग, एंड दिस इज, ये एक अपने आप में बड़ा इंपैक्ट होता है सेलिंग का कि आपको माल पकड़ाना धीरे 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 करके। इसमें आपका क्या फायदा है कि आपके पास भी समय होता है आने वाले समय में कि भाई मेरे को अगले सेविंग्स आएंगे और मैं जो पैसे की मुझे नियर बाई फ्यूचर में ज़रूरत नहीं है, मैं धीरे धीरे करके वो पैसा डाल रहा हूँ। जैसे सपोज आप किसी, मैं कह रहा हूँ गुल्लक जो होती है, गुल्लक में आप क्या करते हो, कॉइन डालते हो, बच्चा जो है वो कॉइन डालता है, हम लोग उसे सेविंग हैबिट्स बताते हैं, तो धीरे धीरे करके जब भी उसके पास ऐसे कॉइन्स होते हैं पॉकेट मनी के, वो डालता है, तो ये पता है कि वो कॉइन वहाँ पे उसमें कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा, ब्याज नहीं लग रहा, और वो एक हैबिट होती है कि हम एक बड़ा पैसा कैसे बनाते हैं, तो हम वो कॉइन डाल देते हैं। हाँ, इतना पता है कि उसमें से वो कम नहीं होना, बस यही एक अंतर आता है कि वो 1 रुपया पड़ा तो वो 1 रुपया रहेगा ही रहेगा, बट दैट विल नॉट गो डाउन, यानी वो 50 पैसे नहीं बनेंगे। लेकिन वेयर एज प्रैक्टिकली मेंटली अगर सोची जाए कि जब उसने पहला कॉइन डाला था उस समय जो अपने पिगी बैंक में, तो वो जो 1 रुपए में जो चीज़ें आती थीं, वो जब भी वो 1 साल के बाद तोड़ेगा तो चीज़ें महंगी हो चुकी होंगी। जो 1 रुपए की चीज़ आ रही होगी वो 1 रुपए 10 पैसे, 1 रुपए 5 पैसे की, मतलब एक तरह से इन्फ्लेशन तो हो ही चुका होगा, स्पेशली इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ। तो वो उसे दिख नहीं रहा, उसे लगा कि मैंने 1 रुपया डाला था, बट वो 1 रुपया ही है, और ये मतलब जो है डिप्रिशिएट नहीं हुआ, प्रैक्टिकली इट इज डिप्रिशिएटिंग। ठीक है, इंटरेस्ट। वेयर एज हम जहां तक अपने शेयर्स की बात करें, तो शेयर्स में भी इस तरह की चीजें हैं कि आप धीरे 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 करके एक्यूमुलेशन बना रहे हो, लंबे समय में दैट विल गिव कंपाउंडिंग और पैसा बनता है। ठीक है, यहां पे क्या प्राइस एक्शन होता है तो हमें थोड़ा सा घबराहट लगती है कि यार देखो मैंने अभी 10 रुपए डाला था और 5% लोअर सर्किट लग गया इस शेयर में, और मेरा जो 100 रुपए का जो शेयर था वो जो है 95 रुपीज का दिख रहा है। यार मैंने गलती कर दी, अच्छी कंपनी सब कुछ है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, प्रमोटर्स ने बाय किया, ऑर्डर्स मिल रहे हैं, सब चीजें सही है, वैल्यूएशन सही है, आपने जितना चेक कर सकते थे वो चेक किया, सब कुछ सही है, उसके बाद भी आपने 100 रुपए बाय के लिए, अब अगले दिन आपको मलाल इस बात का कि अब ये 95 पे मिल रहा है मेरे को, उसके अगले दिन और 5% करके अब ये 90 पे मिल रहा है। तो ये चीजें नहीं, तो उसको टाइम मत करो। जो आपके पास पैसा है, जितना आपके पास पर मंथ का एक अपना एक फिक्स रूल बनाइए,
उसमें प्लस माइनस 10 to 20% का टॉलरेंस रख लो, क्योंकि यही फेज होता है जहां पे आप जो बड़े बड़े दिग्गज बोल गए, विजय केडिया साहब चिल्ला चिल्ला के उनकी रील्स बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जिसने बियर मार्केट को अपना फ्रेंड बनाया वही बड़ा पैसा क्रिएट करा हुआ। अभी कल से पॉजिटिविटी आ जाए, आप लोगों में बाइंग की एक ताकत आ जाएगी। लेकिन वहीं आपको ये पता है कि अगर आज मैंने 100 रुपए लगा दिया, कल ये मेरे को 95 रुपीज दिखाई पड़ेंगे, 90 रुपीज दिखाएंगे, तो आपको दुख लगेगा यार मैंने कल ना लेके आज लिया होता। वो उसको आप टाइम नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, बियर मार्केट को अब ये एक बहुत अच्छा फेज है। मैं कह रहा हूं कि जितने लंबे समय तक करेक्शन है, आपका पैसा सही वैल्यूएशंस पे लग रहा है अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स एक अलग तरह की सोच रखता है। जैसे मेरे आज एक ऑफिस में बात हुई और पोर्टफोलियो वाइज जैसे मतलब मतलब ज़्यादातर सेंटिमेंट्स लोगों के जो होते हो जाते हैं, क्योंकि वो मार्केट को उतना ज़्यादा डीपली ट्रैक नहीं कर पाते हैं। होता ये है कि भाई हम जैसे भी जेंसॉल में प्रॉब्लम आई तो जेंसॉल मैंने सेल आउट कर दिया किसी में, तो ये मॉनिटरिंग भी आपको रखनी पड़ेगी स्पेशली, ठीक है, क्योंकि वो एक पैशन क्रिएट होता है। ऐसा नहीं कि खरीदा डाल दिया, अगर उस तरह की बात है तो भाई आप नहीं मॉनिटरिंग कर सकते हो, टाइम नहीं है, तो दैट विल गो फॉर दैट म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, तो वहाँ पे अपना एक सोच सकते हो। लेकिन अगर आप इस तरह से सोच के चलते हो कि भाई चीज़ें मेरा पैशन है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे कंपनी के बारे में अपडेट होना अच्छा लगता है, मैं अपना पैसा, तो आप फिर उस तरह से अपना बाइंग करिए, धीरे 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 करके डालते जाइए। और जो अभी बाइंग स्ट्रेटेजी मैं अपना फॉलो कर रहा हूँ पोर्टफोलियो पे, वही इसकी अगर जैसे कोई कंपनी मुझे समझ में आती है, चीज़ें सही आती हैं, तो वहाँ पे मैं जो भी उसका फ्यूचर टारगेट होता है, मतलब जितना मुझे एक्यूमुलेशन उसमें करना है, उसका छोटा मोटा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसका लगभग लगभग 50% और या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स मैं अगर वो करेक्टेड है टॉप से और मुझे सही वैल्यूएशंस दिखाई पड़ रही हैं तो मैं उसमें बाय कर लिया। उसके बाद में फिर 50% ऑफ दैट अमाउंट की रखता हूं कि भाई ठीक है, इसको मैं लंबे फेज में एवरेज आउट करूंगा। अगर शेयर यहां इन्हीं लेवल्स पे या इनके नीचे के लेवल्स पे गया और मतलब कोई इंटरनल दिक्कत नहीं है, तो आई विल अकॉर्डिंगली एवरेज इन अ टाइम करेक्शन, कि भाई टाइम जैसे जैसे ये अपना ये लंबा समय लेता रहेगा इन लेवल्स पे, आई विल एक्यूमुलेट स्लोली स्लोली नेक्स्ट मंथ की नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट मंथ, और जब तक ये करेक्शन देगा और मैं अगर इंटरनल दिक्कत नहीं तो आई विल एक्यूमुलेट। तो एक ये स्ट्रेटेजी पे हम लोग अभी चीज़ें चल रही। दूसरी बात करूंगा कि देख सकते हो कि यहाँ पे 2800 की ये इसी मैच की बात है, देख सकते हो ये फॉर्मेसी की लगातार सेलिंग है। और एक तरह से देख सकते हो कितने प्लांट वे से ग्रेजुअली धीरे 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 करके सेलिंग कंटिन्यू है, जबकि कितनी बड़ी सेलिंग काफ़ी वो कर चुके हैं। अगर पुराने मंथ वाइज डाटा देखें जाके, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फरवरी का डाटा रहा, ठीक है, करीबन 59,000 करोड़ की सेलिंग है, देन 87,000 करोड़ की सेलिंग है, देन दिसंबर में इतने 17,000 करोड़ की सेलिंग है, नवंबर में देख सकते हो कि 46,000 करोड़ की है, अक्टूबर में तो इन्होंने एकदम से पहला सेलिंग आया था भयंकर वाला, सितंबर के हाई के बाद तो 1 लाख करीबन 15,000 करोड़ की सेलिंग थी। तो आप ये देख सकते हो कि ये लगातार सेलिंग और मार्केट में काफ़ी तगड़ा करेक्शन अवेलेबल है इसमें, स्पेशली स्मॉल कैप वगैरह में। उससे भी पहले अगर हम चले जाएं तो सितंबर में थोड़ी सी बाइंग थी 12,000 करोड़ की, उससे पहले देख सकते हो अगस्त में भी इन्होंने अच्छा खासा 20,000 करोड़ का माल बेचा था, उससे पहले 2 महीने बाइंग करी थी छोटी छोटी, 5,000 करोड़ की बाइंग और 2,000 करोड़ की बाइंग, बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं, लेकिन उससे पहले फिर चले जाओगे तो यहाँ पे भी सेलिंग थी, यहाँ पे भी सेलिंग थी लगातार। तो अगर आप ये कहो कि केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की वजह से निकल रहे हैं या कोई और वजह से निकल रहे हों, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उन सब चीज़ों पे ज़्यादा नहीं जाना। क्या इस तरह की चीज़ें रहीं या इंडियन मार्केट रह ही नहीं गया पैसा लगाने वाला या पैसा बनाने वाला, ठीक है, तो उन पे भी थोड़ा देखेंगे। उससे पहले भी अगर चले जाएं तो 1 महीने बाय किया तो उसके बाद उससे पहले फिर सेलिंग थी, तो 2024 में तो लगातार सेलिंग ही रही। अगर और हम पीछे चले जाते हैं तो देख सकते हो कि 2023 में भी दिसंबर नवंबर में थोड़ी सी बाइंग रही, देन ये आप डाटा देखते जाइएगा, मैं यहाँ से ऐसे धीरे धीरे करके नीचे बात करता चला जाऊँगा, तो देख सकते हो नवंबर में यहाँ पे रही, फिर देन अक्टूबर में अक्टूबर लास्ट ईयर भी सेलिंग थी, सितंबर में सेलिंग थी, अगस्त में सेलिंग थी। उससे पहले जरूर 1 2 3 4 5 5 6 महीने इन्होंने बाइंग की थी 2023 में, और देख सकते हो उससे पहले फिर 3 महीने लगातार सेलिंग थी, नीचे और चले जाओगे तो इस तरह से सेलिंग थी। और ये जो है ये रशिया यूक्रेन के टाइम पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे 1 महीने बीच में बाइंग हुई, बाकी ये सब सेलिंग थी लगातार और धीरे 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 करके। और ऐसे पीरियड में ऐसा नहीं है कि इनकी सेलिंग थी, डीआईज ने देख सकते हो कि यहाँ पे ये बाइंग की हुई है, आप देख सकते हो लगातार जितने महीने इन्होंने सेलिंग, ये हिस्ट्री पहले भी रही है, ठीक है, ये देख सकते हो लगातार इन्होंने सेलिंग की है, ये देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मार्केट में कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इन्हीं बेसिस में आप चले जाओ, यहाँ पे ये देख सकते हो कि अपने डीआईज ने बाइंग की है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो लगातार सेलिंग लगातार बाइंग एफआईज की उनकी। हम लोग क्या चक्कर में रहते हैं,
ये भी पैसा कमा रहे हैं, वो भी कमा रहे हैं। अब ये देख सकते हो कि यहाँ पे अगर ये इतने महीने तक लगातार सेलिंग है तो इनकी देख सकते हो बाइंग है। लेकिन मार्केट जो है एफआईज की बाइंग से पॉजिटिविटी की तरफ काफ़ी भागता है इन कंपेयर टू डीआईज की। डीआई अपना जो है बाइंग के प्राइस को थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, देख सकते हो कि उनकी लगातार सेलिंग है तो डीआईज की लगातार बाइंग है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मार्केट में ऐसा कोई वो नहीं है। हम आप जो है अब तौबा कर रहे हैं मार्केट से, ठीक है। आप पुराने समय में चले जाइए, अगर मैं इसको डीप डाउन लेके चला जाऊं तो आप देख सकते हो ये जो डाटा दे रखा है यहाँ पे भाई 2008 में भी क्राइसिस आई थी, तो ऐसा नहीं है कि सेलिंग थी नहीं पहले। और ये जो प्राइस वाइज आप देख सकते हो टोटल पैसे वाज की हिसाब से, तो ये उस समय का लिए बड़ा पैसा था, ठीक है। 2007 में देख सकते हो लगातार सेलिंग थी, लगातार सेलिंग थी, लगातार सेलिंग थी। तो जब तक रिटेल इन्वेस्टर तौबा नहीं करता है भाई, ये सेलिंग देख सकते हो लगातार सेलिंग, इस तरह की सेलिंग रही है, तो क्या मार्केट में वो आए नहीं भाई, आए, ठीक है। और देख सकते हो कि अपना अपना पैसा बना धीरे धीरे, लगातार बाइंग भी आती है, तो उस फेजेस के लिए भी तैयार हो। बस अच्छी कंपनीज में धीरे 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 करके बिना लालच के आप लंबे समय के लिए टिके रहोगे तो भाई पॉजिटिविटी भी आती। 2013 में देख सकते हो कितनी अच्छी पॉजिटिविटी आई। तो ये सब चीज़ें, इन पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे भाई बात करते हैं कि एसएमई आईपीओ, इसमें भी देख सकते हो गिरावट थी आज। तो आपके पोर्टफोलियो में अगर हैं कंपनी तो डेफिनेटली गिरावट दिखाई पड़ेगी। स्मॉल कैप में भी गिरावट थी तो भाई वहाँ पे भी आपको ऐसी गिरावट दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब फेजेस आपको अपने मार्केट में चीज़ों को देखना पड़ेगा। आप किस ब्रिंक ऑफ द रिवर पे बैठे हैं, कितना आप सोचते हो, क्या रिटर्न्स की बात करते हो, किस तरह से आगे ग्रेजुअली अप्रोच रहनी है, तो उन सब चीज़ों पे आप अगर थोड़ा सा समझ के स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्टिंग करेंगे तो लंबे समय में बात बनेगी, ठीक है। लालच नहीं करना होता कि मैंने बॉटम पकड़ लिया, यहाँ पे मैं बड़ा पैसा लगा दिया, या मैं पैसा लेके बैठा हुआ हूँ, मुझे जब बॉटम बनेगा तभी मैं बाइंग करूँगा, तो वो आप एक बार पकड़ भी लिए तो दोबारा में फंस जाएंगे। तो बेहतर है एसआईपी मोड में धीरे 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 अपनी कंपनी को स्टडी करके उसमें एवरेज आउट करके चीज़ों को देखना चाहिए। तो लगता है काफ़ी कुछ कवर डिस्कस हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय।